हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इग्नू के 2018 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनका आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, क्योंकि इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर देखते हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके 10 to 15 क्वेश्चंस सिर्फ रिपीटेड होते हैं प्रीवियस 10 साल के। ठीक है, यानी यहाँ से आपको 2015-16 से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2015 से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जा रहा है, तो 2015 से लेकर अभी तक के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में 10 to 15 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अच्छे तरीके से इस रिविजन सेशन को देख लेना। आपको आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर आपको फॉलो करनी है। एंड उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% पासिंग मार्क्स गारंटी। यानी हम आपको गारंटी देते हैं 100% पास होने के लिए। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ये हमारे कंटेंट की हम गारंटी के साथ आपको कंटेंट और रिवीजन पैकेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बहुत ही कम डेज रिमेनिंग है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। कि मैंने आपके साथ शेयर करा रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 10 फुल सिलेबस रिवीजन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप रेगुलर इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेंगे आपके लिए। और जो ये नोट्स है काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट वहीं पर समझ में आ जाते हैं। देन उसके बाद 1500 प्लस एमसीक्यूज 1 डे रिवीजन पीडीएफ। आप इस एमसीक्यूज को सिर्फ एक ही दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट इस रिवीजन पीडीएफ से आप इसका फायदा उठा सकते हो, जिसमें आपके इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर साल आपको 10 to 15 जो क्वेश्चन है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो हर साल रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो काफी हेल्प मिलेंगे आपको इस पीडीएफ से। तो ये जो हमारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। सो काफी कम प्राइस में हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत कम डेज रिमेनिंग है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हमको अच्छे तरीके से बहुत तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो नंबर हमारा शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। रिवीजन पैकेज को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के परचेस कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन मीडियन एंड मोड आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा, और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है, मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई 3 वैल्यूज है x1 x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है, तो मैं कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं
डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकेंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है, और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकेंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। सो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है, आपके डेटा में एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1 प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, x2 x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगी x2। सो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड गिवन नहीं है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे क्वालिटेटिव किसी चीज की क्वालिटी बताता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डेटा। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ गेस करना। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस क्या होता है कि कुछ सोच समझकर गेस करना। अब जैसे मैंने सोच समझकर ये गेस कर लिया कि जो एक पर्टिकुलर डिसीज है, उस डिसीज के अगेंस्ट मैं ये ड्रग दूंगी तो हो सकता है ये ड्रग लेने से ये डिसीज क्योर हो जाए। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी गेस करने के लिए, मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने गेस किया है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी हमारे पास डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजुकेटेड गेस ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस। एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस का मतलब होता है कि कमेटी को बुलाया जाता है और उस कमेटी में, जैसे कोई भी कमेटी हो सकती है, उसमें 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है। कोई हो सकता है उसमें किसी डिसीज के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कशन होगा, उनके लोगों के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानेंगे और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन पर आएंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंसेस में जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी उनके ओपिनियन होंगे, वो अगेन उनके पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में आ जाएगा। देन ऑप्शन सी, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है, जिसमें आप एक्सपर्ट से सर्वे कराते हो। एक्सपर्ट से सर्वे कराया जाता है जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, सो उनका आपने इंटरव्यू लिया है, एक ग्रुप बनाया है, 4-5 हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कशन करोगे, उनके ओपिनियंस जानोगे। सो यहाँ पर क्या होता है, डेल्फी मेथड में एक राउंड बनाया जाता है जिसमें एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है। सारे लोगों को एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है और उस क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट्स को, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करा जाता है और उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के बाद ग्रुप में डिस्कशन होते हैं उनके रिस्पॉन्स पर। सो डेल्फी मेथड में भी जो भी डिस्कशन होंगे वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएंगे। सो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। लीनियर रिग्रेशन मेथड में रिमेंबर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये नंबर्स के फॉर्म में होगी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है और आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आप कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। आपके पास कोई डेटा होता है, वो डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट रहता है एंड देन आप उसको एक लीनियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि आगे क्या होगा। आपके पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है तो आप गेस करते हो। जैसे ये मार्केटिंग में ज्यादा यूज करा जाता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आगे कितना लॉस हो सकता है, ये जानने के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा, बल्कि ये आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है, विच इज नॉट
क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design, and last is develop. इस क्वेश्चन में हमें हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं, और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे, डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी, तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा, और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6th पर आएगा, देन लास्ट इज इवैल्यूएट, इवैल्यूएट आपका 7 पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which type of sampling is appropriate when the population consists of well-defined groups such that the elements within each group are homogeneous and between each group they are heterogeneous। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में आपके जो मेंबर्स है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। देन आप उसको क्या करते हो, उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी फीचर्स के बेसिस पर जो जिनके सेम फीचर्स है उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे, उनको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे, एंड देन वहां से आप आपके सैंपल्स को सिलेक्ट कर लोगे। सो वो कौन से सैम्पलिंग टेक्निक में आता है हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन आपको अगेन 2019 में भी आया था, तो आपको याद रखना है जब भी आपकी जो क्वेश्चन आता है बस आपको एक ही चीज याद रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा
उसमें अगर हेट्रोजीनियस वर्ड यूज करा गया है तो आपको सीधे सीधे मार्क कर कराना है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जब भी आपकी पॉपुलेशन में आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होगी, सो आप कौन सी सैम्पलिंग का मेथड यूज करोगे? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। सो रिमेंबर, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, जैसे इस पॉपुलेशन में आप देख रहे हो इस फिगर में सारे एज ग्रुप के लोग हैं, मेल है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं, देन उसको क्या किया गया, एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया, जिसमें यहाँ पर सिर्फ मेन है, वीमेन है एंड चिल्ड्रन है। तो उनके एज ग्रुप्स के बेसिस पर उनको होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया। देन होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनको रिसर्चर रैंडमली कोई भी पर्सन को सिलेक्ट कर उन पर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये हो जाती है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। रिमेंबर, जब भी आपके क्वेश्चन में हेट्रोजीनियस वर्ड आता है तो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मार्क कर कराना है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग में, और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी देखने मिलेगा है। तो आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम के लिए। और आपको ये भी याद रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में हेट्रोजीनियस वर्ड आता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन में हेट्रोजीनियस वर्ड आता है तब आप कौन से सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। डायरेक्टली आपको मार्क कर आ जाना है एग्जाम में। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, for nominal data, the only measure of central tendency that can be applied is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में? लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके, तो जो भी इनके फीचर्स हो, जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है? मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं, आपको याद रखना, मोड को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके, सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करोगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो। रिमेंबर, मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो, लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन। मीडियन क्या होती है? आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, the standard error of the mean of a random sample of size 2 or more। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में, अगर आपकी सैंपल साइज 2 और 2 से ज्यादा है तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है difference between population mean and sample mean। ओके, मतलब आपके सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन उसमें कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो आपके जो एरर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा।
ओके। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है आपके जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में का आपका जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। सो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन का जो डेटा है, पॉपुलेशन में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। ओके, आपके सैंपल साइज क्या है आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना 100 पॉपुलेशन है, मतलब आपके पास 100 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 100 मेंबर्स है, उसमें से मैं सिर्फ 50 मेंबर्स पर मैं रिसर्च परफॉर्म करूंगी, तो मतलब आपके सैंपल साइज उस केस में हो जाएंगे 50। तो इस तरीके से होता है। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैपिटल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। सो ये सब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, उसके सारे हमने टर्म्स देख लिए उसके फॉर्मूले के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सैंपल साइज। सैंपल साइज की आपको वैल्यू गिवन है, क्या हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सैंपल साइज की इंफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू जैसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू 10 है, सिग्मा मेरे पास 10 है, अंडर रूट ऑफ, जैसे हमें गिवन है सैंपल साइज 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 2 के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 10 अपॉन 2, तो यहाँ पर मेरी हो गई जो मेरा स्टैंडर्ड एरर मीन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 5। मतलब अगर मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से कम आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का वैल्यू मैंने क्या लिया था, यहाँ पर 10 लिया था, और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है उसकी वैल्यू 5 आ रही है। मतलब जितना, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आप जितनी ज्यादा लोगे उतना आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम हो जाएगा, जितना ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा ली थी और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी, आपकी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू ऑलवेज कम होगी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल को सिलेक्ट करने के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सैंपल क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का सबसेट। मतलब पॉपुलेशन का जो कुछ पॉपुलेशन होती है आपका, उसके कुछ पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, कुछ पार्ट लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाता है और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो सैंपल आपके पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब आप सैंपल को कैसे चूज करोगे, हमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल्स को चूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं और उन स्टेप में आप आपके सैंपल्स को चूज करते हो। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। सो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन आपका फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे, अब मान लो मैं ऐसी पॉपुलेशन चूज करूंगी जो स्मोकिंग करे, क्योंकि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो स्मोकिंग करते हैं, मुझे ये देखना है स्मोकिंग करने से ह्यूमन बॉडी में कैसा इफेक्ट होता है, क्या 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 डिसीज हो सकती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो मैं कैसी पॉपुलेशन डिफाइन करूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोग को चूज करूंगी अपने पॉपुलेशन में। सो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करोगे, तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका सेकेंड आ जाएगा। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, आपने पॉपुलेशन ले लिया एंड देन आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन में जो सारे मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखते हो, उनका पर्टिकुलर आप नेम मेंशन करते हो, उनका इंफॉर्मेशन लिखते हो। तो ये होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो। देन सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करने के बाद उसके बाद आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो। सो सैंपल साइज आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो। अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है, टोटल 100 मेंबर्स है, और आप क्या करोगे, आपका जो सैंपल साइज होगा आपको करना है 50 लोगों पर रिसर्च, क्योंकि आप
पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, इट इज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के कुछ ही पार्ट पर, मतलब कुछ ही लोगों पर रिसर्च करते हो। तो सैंपल साइज मतलब आप कितने लोगों पर रिसर्च करने वाले हो। तो थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा सैंपल साइज। सैंपल साइज सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड चूज करोगे कि किस मेथड से आप सैंपल परफॉर्म करोगे। जैसे अब मैंने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया कि मैं 50 लोगों पर रिसर्च करूंगी। देन कौन से मेथड से, क्या मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सो स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग मेथड ये आपका फोर्थ पर आ जाएगा। एंड लास्ट आपका हो जाएगा सिलेक्टिंग सैंपल। देन आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑर्डर सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वे से आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। तो रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। सो रिमेंबर, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप इमीडिएटली सॉल्व करोगे, सो वो आपका हो जाएगा एक्शन रिसर्च में। अब एक्शन रिसर्च का ज्यादातर यूज टीचिंग फील्ड में किया जाता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, टीचर क्लास में एक कॉन्सेप्ट बता रही है स्टूडेंट्स को और वो कॉन्सेप्ट बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर क्या कर लेगी, अपना टीचिंग मेथड, उस केस में अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगी। टीचर ने क्या कर लिया, इमीडिएटली अपने टीचिंग मेथड चेंज कर लिया, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पर टीचर ने जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर लिया। सो एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च को हम लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं कहेंगे क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च में हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है वो आपकी एक्शन रिसर्च में आती है, ना कि अप्लाइड रिसर्च में, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है ऐसे रिसर्च जो किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक, सोसाइटी के मनी कितना लोग कितनी इनकम है एक सोसाइटी में, उनके एजुकेशन लेवल, उससे रिलेटेड रिसर्च करना। लेकिन एक्शन रिसर्च तो वो नहीं बताती, एक्शन रिसर्च किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम।
सो रिमेंबर दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत इजी है। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर। ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है। स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका इफेक्ट देखते हो। सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपको ये याद रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि इसमें यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, दैट्स पे पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपके ऑप्शन ई एंड ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है, बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉज। Next, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, कि उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को
एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, the device that is used by researchers to collect data for a study is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो रिसर्चर यूज करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ऐसी डिवाइस जो रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, जैसे रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई डिवाइस यूज करते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और क्वेश्चनर्स के थ्रू। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट। ऐसी डिवाइसेस जिनसे रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देन हम ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो यहाँ पर कोई आइडिया और हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सैंपल। सैंपल क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन का सबसेट, पॉपुलेशन के सबसेट को हम कहते हैं सैंपल। तो यहाँ पर हमें ऐसा पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के assumptions और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड और रिसर्च के कोई अजम्पशन से रिलेटेड कोई पूछा नहीं है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस जिनसे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, Which one of the following represent a sample group? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिमेंबर, इस क्वेश्चन के लिए आपको बस दो ही ऑप्शंस पर फोकस करना है, एक है आपका जर्नल पॉपुलेशन, एक है आपका टारगेट पॉपुलेशन। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन बी और सी की। ऑप्शन बी आपका है कंट्रोल ग्रुप एंड ऑप्शन सी इज स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप क्या होता है, जिसमें आप एक ग्रुप बनाते हैं उसमें स्टडी की जाती है। तो सैंपल ग्रुप, स्टडी ग्रुप आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड होता है आपका ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट ग्रुप। अब ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, जिसमें मान लीजिए आप किसी डिसीज के अगेंस्ट ड्रग डेवलप कर रहे हो। सो ट्रीटमेंट ग्रुप में आप एक्चुअल ड्रग दोगे, आपके जो सैंपल्स हैं उनको एक्चुअल ड्रग दोगे, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनको आप ड्रग नहीं दोगे बल्कि आप कोई प्लेसिबो दोगे या फिर कोई जेम्स की गोली दोगे, लेकिन एक्चुअल ड्रग नहीं दोगे। आप उस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हो। ओके, सो कंट्रोल ग्रुप भी आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई आपकी ऑप्शन ए एंड डी की बात। ओके, ऑप्शन ए आपको गिवन है जनरल पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज टारगेट पॉपुलेशन। सो रिमेंबर, जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो जनरल हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, पूरी जनरल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी ले ली हमने, तो ये जनरल पॉपुलेशन हो जाती है। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। ओके, मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। सो मैं अपनी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करता हो। सो मैंने क्या कर लिया, अपने पॉपुलेशन में से ये पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, और भी एक दो पर्सन होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे। ठीक है, मैंने ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, जो मैंने रेड से यहाँ पर मार्क करी हो, ऐसे पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहे हैं। सो मैं अपने स्टडी में ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करूंगी, अपने पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करते हैं। सो मैंने पॉपुलेशन में से जिन जिन को मार्क करा है वो मेरी हो जाएंगे टारगेट पॉपुलेशन।
ओके ये सारे मेरे पर्सन क्या हो जाएगा, टारगेट पॉपुलेशन, ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं। जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएंगे, जिसमें दोनों भी मेंबर्स आ जाएंगे, जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं। लेकिन मेरी स्टडी का पार्ट क्या होंगी, मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होंगी, स्मोकर्स, जो ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन्हीं लोगों को लूंगी, जो मेरा एक सैंपल बन जाएंगे, ये सैंपल ग्रुप हो जाएगा। सो रिमेंबर, आपका जो सैंपल ग्रुप है, जो आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है आपका टारगेट पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टारगेट पॉपुलेशन, नॉट जर्नल पॉपुलेशन। जर्नल पॉपुलेशन तो आप सबको कहोगे, टारगेट पॉपुलेशन जो आपके स्टडी का एम है उसको आप कहोगे टारगेट पॉपुलेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर्ड एट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये तीनों भी चीज को मेजर करने के लिए आप कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। सो रिमेंबर, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आपके पास जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट पे आपके पास जो भी डेटा होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए और बी की। आप जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये जो आपके पास तीनों भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। तो जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों भी प्रेजेंट होंगे, आप उनको उनके कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हो। उसी तरीके से रिलीजन को और ब्लड ग्रुप को भी। लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज को रैंक नहीं दे सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल अच्छे होते हैं, मेल ही अच्छे होते हैं, फीमेल ही अच्छे होते हैं। आप किसी चीज को रैंक नहीं दोगे। सो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम किसी भी चीज को रैंक देते हैं। सो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो चीजें गिवन है, जैसे जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आप उसमें किसी भी चीज को रैंक नहीं देंगे, किसी चीज को बताओगे नहीं कि ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, ये जेंडर अच्छा है, वो जेंडर अच्छा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए की, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आप क्या करते हो, लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। सो उसी तरीके से जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आप क्या करते हो, जो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, सेम ब्लड ग्रुप के लोग हैं, सेम रिलीजन के लोग हैं, सेम जेंडर है, उनको कैटेगराइज कर दोगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप को मेजर करने के लिए आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the variable which is influenced by the intervention of a researcher is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। अब इस क्वेश्चन को हम और इजी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक वैक्सीन डेवलप करना है कोई डिसीज के अगेंस्ट। ओके, सो रिसर्चर इस केस में क्या करेंगे, पहले एक डोज देकर देखेंगे कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं, कि डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो वैक्सीन है उसका डोज डबल कर देंगे। ओके, डबल करने के बाद देखेंगे कि वो डिसीज इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, एक स्ट्रैटेजी लगाकर स्ट्रैटेजी चेंज करा। पहले रिसर्चर ने बोला मैं एक ये जो डिसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि XYZ डिसीज है, इस डिसीज के अगेंस्ट में एक डोज दूंगा और देखते हैं कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, इसलिए रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज को चेंज करा, अपनी डबल डोज कर दिया, 2 डोज कर दिया। 2 डोज करने के बाद रिसर्चर ने देखा कि ये जो डिसीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया, कुछ वेरिएबल को चेंज करा, अपने स्ट्रैटेजीज लगाकर कुछ वेरिएबल्स को चेंज करा, जो कि आपका इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज अपने चेंज करे। सो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इस केस में, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका है डिसीज इंप्रूवमेंट, कि आपकी डिसीज इंप्रूवमेंट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, सो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट,
The restrictions that a researcher places on the study before gathering the data are called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे restrictions जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में प्लेस करते हैं डेटा को गैदर करने से पहले. सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस. डिलिमिटेशंस क्या होते हैं? वो फैक्टर होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन. अब डिलिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा डिलिमिटेशंस, मतलब कि रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उस पर जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं सो रिसर्चर के कंट्रोल में कोई कोई थिंग्स होती है, जैसे कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कितना डेटा कहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, कौन से मेथड से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा, कितना सैंपल होना चाहिए. सो ये सारा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है. सो रिस्ट्रिक्शंस मतलब यही होता है कि जिनको रिसर्चर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. सो ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशन. देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन डी लिमिटेशंस की. सो डिलिमिटेशंस और लिमिटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है. लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. इनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे टाइम. अब मान लीजिए कोई रिसर्च लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है. सो टाइम को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिसर्च स्टडी में किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले. देन और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इक्विपमेंट, मतलब जो भी रिसर्चर के लैब में इक्विपमेंट होंगे रिसर्चर को उसको यूज करना है. रिसर्चर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा. सो रिसर्चर इस चीज को भी आपके रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो डिलिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, और लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन ए assumptions. assumptions क्या होता है? assumptions ऐसे थिंग्स और ऐसे चीजों को कहते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा है. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स तो आप सभी को पता होगा. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं. डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप? कि आपके पास कोई डेटा होता है, आप उसका मीन निकालोगे, मीडियन, मोड, उस तरीके से आप किसी भी डेटा को एनालाइज करोगे. सो ये आपके मैथ्स का ब्रांच आता है. सो इस केस में आप कोई डेटा को गैदर उधर नहीं करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स. ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नहीं हो सकता है करेक्ट ऑप्शन. आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है. आपको डायरेक्टली जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है पहले उसको इनकरेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट है जैसे यहाँ पर आपके जो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी और डी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से. सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करता है किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशंस. नेक्स्ट, डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन वन ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिडक्टिव रीजनिंग हम कौन सी रिसर्च में अप्लाई करते हैं. अब डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग में रिमेंबर आप क्या करते हो, किसी भी जर्नल थ्योरीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो. डिडक्टिव रीजनिंग में आप किसी भी जर्नल थ्योरीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो. सो वो होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग. अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं. सो पहले हम ऑप्शन सी और डी देखेंगे. ऑप्शन सी आपको गिवन है एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं. एक्शन रिसर्च में आप कोई जर्नल थ्योरीज को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो. आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएटली सॉल्व करते हो. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन डी अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जिसमें आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हो. अप्लाइड रिसर्च में आप कोई जर्नल थ्योरीज को प्रूव नहीं करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की. ऑप्शन ए आपको गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है आपकी? रिमेंबर, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव
रीजनिंग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हो। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जिसमें आप आपके जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो। तो ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को प्रूव नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। यस, आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में अप्लाई करते हो। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डिडक्टिव रीजनिंग किस तरीके से अप्लाई करोगे, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, आपके पास जनरल थ्योरी पहले से ही अवेलेबल होती है, देन उसके बेसिस पर आप उस थ्योरी को एनालाइज करते हो, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको ऑब्जर्व कर उस थ्योरी को प्रूव करोगे। सो ऐसा हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। सो रिमेंबर, डिडक्टिव रीजनिंग आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में अप्लाई करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, a research paper is generally aligned in the following order of sequence. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आप आपका जो रिसर्च पेपर लिखते हो उसमें आप कौन से स्टेप्स, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हो। तो रिमेंबर, रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है जिसमें आप जो भी आपके रिसर्च में आप वर्क करते हो, आपका जो रिसर्च वर्क होता है आप सारा आपके रिसर्च पेपर में लिखते हो, उसे हम कहते हैं रिसर्च पेपर। अब रिसर्च पेपर में आप आपका जो वर्क है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एक सीक्वेंस पे, एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें बताना है। सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके टॉपिक से, एंड देन आपका स्टडी एरिया, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपने जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो वो बताओगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया। देन सेकेंड स्टेप में आप ये बताओगे कि आप वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई कोविड डिसीज हो गई, कोई हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई, कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपके रिसर्च का। ओके, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन से मेथड्स और क्या क्या मटेरियल्स लगे हैं, कौन से मटेरियल्स आपने यूज करे हैं, कौन से मेथड्स यूज करे हैं। नेक्स्ट आप स्टडी एरिया के बाद वो सारी चीजें बताओगे। तो सेकेंड स्टेप में आ जाएगा आपका मटेरियल्स एंड मेथड्स। देन ये बताने के बाद आप आपके रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स बताओगे। आपको उस मेथड यूज करने से, वो मेथड यूज करने से, पर्टिकुलर कोई सैंपल आपने लिया है, उससे क्या आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आप ये बताओगे। देन रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स बताने के बाद आप ये बताओगे कि उस रिसर्च का फ्यूचर स्कोप क्या है, मतलब आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आपके रिजल्ट के बेसिस पर आप ये बताओगे कि आगे उस टॉपिक पर कैसे रिसर्च करी जा सकती है, क्या क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर टॉपिक में और क्या रिसर्च करी जा सकती है आगे, ये बताते हो। एंड लास्ट आप रेफरेंसेस लिखते हो। रेफरेंसेस क्या होता है, आपने कहाँ से कौन कौन सी चीजें, अगर आप आपके रिसर्च में कुछ चीजें किसी और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, सो आप उस रिसर्चर का और उस ऑथर का प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो रेफरेंसेस ये आपका फिफ्थ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप ऑर्डर फॉलो करेंगे। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया आएगा, देन सेकंड मटेरियल्स एंड मेथड्स, देन थर्ड रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, देन फोर्थ फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च, एंड लास्ट इज रेफरेंसेस। सो ये ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में गिवन है, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड थर्ड, एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below. इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब लिस्ट 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है, मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रोग्राम के, कुछ भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए, ऑप्शन ई एंड डी का हमें
पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन थर्ड में गिवन है, पहले थर्ड आएगा आपका, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, which of the following statements on testing of hypothesis is always true? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका पी वैल्यू, फर्स्ट होता है पी वैल्यू एंड सेकेंड होता है अल्फा वैल्यू। अब पी वैल्यू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एरर्स। मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका पी वैल्यू में। और अल्फा वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, क्या आप आपके जो एक्सपेरिमेंट है और टेस्ट में आप अपना कितने परसेंट आपने एरर को अलाउ करा है, कितना आपने एरर अलाउ करा है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एरर मैं अलाउ कर दूंगी, इतने परसेंट आप पहले से ये कर देते हो कि मैं इतने परसेंट अपने एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट में एरर्स अलाउ करूंगी। सो वो आपका हो जाएगा अल्फा वैल्यू में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, देन सेकेंड केस है, आपकी जो पी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा वैल्यू है, देन आप उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है when the null hypothesis is rejected at 5%। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, क्या अगर आपने आपकी नल हाइपोथेसिस को 5% पर रिजेक्ट कर लिया। ओके, मतलब इस केस में आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। 5/100 अगर आप करते हो तो हो जाएगा आपकी 0.05। ओके, अपने नल हाइपोथेसिस में आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर लिया कि 5% हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को मैं एरर अलाउ किया आपने। ओके, तो 0.05 आपका क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट केस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने इसको 5% पर रिजेक्ट कर लिया। देन इसी ऑप्शन का सेकेंड पार्ट है, it is always rejected at 1% level of significance। मतलब आपकी जो p वैल्यू है इस केस में ये लेस देन 0.01 होंगी। 1% का क्या मतलब होता है, 1/100। 1/100 अगर आप करते तो 0.01 वैल्यू आती है। ओके, सो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 0.05 जो वैल्यू है
मेरी ये p वैल्यू उससे कम होगी। ओके, तो मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि 0.01 जो है ये p वैल्यू से कम 0.01 जो है मेरी p वैल्यू जो है इससे कम ही होगी? नहीं, क्योंकि अगर 0.05 से कम आ रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 0.05 से p वैल्यू कम आ रही है, मतलब वो 0.04 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है 0.01 से भी कम होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0.02 हो गया तो ये क्या हो गई, ये हाइपोथेसिस तो इनकरेक्ट हो गई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकंड, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1%, मतलब यहाँ पर आपका p वैल्यू जो होगा, p वैल्यू इज लेस देन 0.01। 0.01 पे आपका जो अपने एरर, ये अल्फा वैल्यू है, ओके, अपने ये एरर अलाउ करा है 0.01 पे, तो यहाँ पर 0.01 से आपकी p वैल्यू कम होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑप्शन बी का। देन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये अगर p वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएंगे इस केस में लेस देन 0.05। अगर ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 0.01 से आपकी p वैल्यू कम है, देन ऑब्वियसली 0.05 से भी कम ही होगी। ओके, अगर मैं लेती हूँ 0.08, मान लो 0.08 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये 0.01 से कम ही है, या फिर सॉरी 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 0.00 वैल्यू लिया मैंने। ओके, तो मैं 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, तो ये 0.01 से कम ही है। ओके, तो 0.00 जो वैल्यू है ये तो 0.05 से भी कम है, तो ये तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। When the null hypothesis is rejected at 1%, it is also rejected at 5% level of significance. So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। And thank you for watching this video. See you tomorrow.